बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल। लेकिन आप आज का टॉपिक कंसोलिडेशन वंस अगेन, और हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आज जो मैंने सवाल सेलेक्ट किया है पास्ट पेपर्स में से, इसमें हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो ये जो क्वेश्चन जो मैं करना चाह रहा हूँ आज, जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, ये है जनाब ऑटम 2017 ये अटेम्प्ट का सवाल है। ऑटम 2017 और ये क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एग्जाम। ये कोई टोटल 17 नंबर का सवाल है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स हैं 2। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th जून। ठीक हो गया जनाब। और कंप्यूट द अमाउंट्स ऑफ कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स एंड एनसीआई as would appear in the consolidated statement of financial position as at 30th June 2017। और कह रहे जनाब आप एनसीआई की वर्किंग भी करके दिखाएं हमें, और कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स भी कैलकुलेट कर दें। इसके अलावा उसके 4 नंबर एक्स्ट्रा हैं। 13 नंबर की कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया जनाब। तो सबसे पहले आप जनाब फॉर्मेट बना लें, दैट इज द पीएल ग्रुप कंसोलिडेटेड statement of profit and loss, requirement 1, consolidated statement of profit or loss, year ending क्या है जनाब हमारे पास? तो ईयर एंडिंग है 30th जून 2017। ठीक होगा जी। द फिगर्स आर इन मिलियन, राइट इट है, द फिगर्स आर इन मिलियन। लो जी, ये रिक्वायरमेंट ए हो गई। रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट बी में कहता जी 2 चीजें। एक है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, तो यहां पे लिख लीजिए कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, यहाँ का ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, जो भी आप इसको कहना चाहें, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। और दूसरी है एनसीआर एज इट वुड अपीयर इन द एसओएफपी। ले जनाब, ये हमारे पास आ गया पूरा सवाल का फॉर्मेट। अब क्वेश्चन को आप पढ़ते जाएं और इसको सॉल्व करते जाएं। लेट्स सपोज कहते हैं जनाब दोनों कंपनी की आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे सेल्स है पीएल की, एफएल, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम है, एंड देन गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट है, एंड देन वी हैव टैक्सेशन, एंड देन शेयर कैपिटल, एंड देन रिटेन्ड अर्निंग एज ऑन 30th जून 2017। ईयर एंड पे रिटेन्ड अर्निंग्स है दोनों कंपनीज की 1,99,6,704। ठीक होगा जी। अब आपको पता है जब आपके कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती है उसमें हम पेरेंट की और प्लस सब्सिडरी जो है उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड करते हैं, और सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड की जाती है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जनाब। सबसे पहले हमें देखना है कि कितने % है और कब से है, इज इट अ मिड ईयर एक्विजिशन और नॉट। तो आपको बताता है जी, पीएल एक्वायर्ड 65% शेयर्स ऑफ एफएल ऑन 1 सितंबर 2016। अब आप देखें कि ईयर एंड है 30 जून 2017, जिसकी आपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है, और आपने इसको एक्वायर किया 1 सितंबर 2016 में। इसका मतलब है 10 महीने पहले की बात है। इट्स 10 month बैक। ठीक, यानी कि 1 सितंबर 2016 से 30 जून 2017 तक 10 महीने बनते हैं। इसका मतलब है केस जो बन गया है वो मिड ईयर एक्विजिशन का है, और हम सब्सिडरी की जो आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ये मंथ पोर्शन भी होंगे। और कितने का मंथ फ्रैक्शन लगेगा? इट इज गोइंग टू बी 10/12। तो यहां से एक बात हमें पता चल गई कि ये मिड ईयर एक्विजिशन है कि नहीं है। तो पता चला जनाब इट इज अ मिड ईयर एक्विजिशन। और कहता जी आपने इसको एक्वायर कर लिया है, कैश पेमेंट की है 900 मिलियन की, शेयर कैपिटल आपने इशू किया है 1000 मिलियन का,
The fair value of each share of PL and FL on acquisition date was rupees 16 and rupees 12. उनकी market value बता रहा है. Retained earning of PL and FL on the acquisition date were 1671 and rupees 506 million respectively. At acquisition date, the fair value of net assets was equal to their book value except a brand which had not been recognized by FL. The fair value of the brand is assessed as rupees 90 million and PL estimate that would benefit would be obtained from the brand for the next 10 years. लो जी, ये एडजस्टमेंट है. यहाँ से हमें पता चल गया जनाब कि हम गुडविल भी निकाल सकते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में पता चल गया. मिड ईयर एक्विजिशन, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर सेल्स लिखूं तो पहली बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि पेरेंट की सेल्स है 2060 प्लस सब्सिडरी की सेल्स है 1524 इंटू 10/12. तो मंथ पोर्शन हो गया. पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि मैंने हर फिगर जो है उसको मंथ पोर्शन कर देना है. दूसरा है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है पेरेंट की है 1300 प्लस 846 इंटू 10/12. नहीं जी, फिर है जनाब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. देन वी हैव सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेरेंट के हैं 350, सब्सिडरी के हैं जी 225 इंटू 10/12. ठीक हो गया जी. उसके बाद जनाब इन्वेस्टमेंट इनकम. इन्वेस्टमेंट इनकम कहते जनाब ये है जी 190 प्लस अपेरेंटली हमें नजर आ रही 50, सो 50 इंटू 10/12. सही हो गया. इसके बाद जनाब हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट. गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये है जनाब पेरेंट का 35, सब्सिडी का कोई नहीं है. देन वी हैव टैक्सेशन, और टैक्सेशन है हमारे पास 80 प्लस 60 इंटू 10/12. ये पहली इंफॉर्मेशन के मद्देनजर रखते हुए हमने हर चीज़ जो है उसको मंथ फ्रैक्शन कर दिया है सब्सिडरी की. इसके अलावा इसमें जो बाकी इंफॉर्मेशन है वहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कैलकुलेट हो सकती है. अगर आप देखें तो हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से. वी कैन कैलकुलेट द गुडविल. कैसे हो सकती है, उसने सारी चीज़ें हमें बता दी. ठीक, क्योंकि उसमें ब्रांड भी है तो ब्रांड की फॉर द ईयर अमोर्टाइजेशन जो है वो प्रॉफिट एंड ग्रुप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगी. तो साथ ही आप गुडविल भी निकाल सकते हैं. उसकी वजह क्यों है, क्योंकि हम अगर एडजस्टमेंट नंबर 7 देखें तो उसमें कह रहा है गुडविल इम्पेयर हो गई है 10% से. अब 10% की इम्पेयरमेंट लेने के लिए पहले हमें गुडविल पता होनी चाहिए, तो वो वर्किंग बाय डिफ़ॉल्ट आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगी. तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कोई टेंशन नहीं हमारे पास. हमें पता है जी गुडविल अब तक हमें याद हो चुका है. इट्स अ परचेज कंसिडरेशन. इसमें एक कैश है, एक शेयर एक्सचेंज है. तो आप फौरन तौर पे लिख लें जनाब, जैसे ही हमने पढ़ा सवाल. तो कैश है 900 मिलियन और शेयर एक्सचेंज जो है कहता है जी इशुएंस ऑफ शेयर हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹1000 मिलियन. ठीक, कहता जी नॉमिनल वैल्यू थी 1000 मिलियन और शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू है 10. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बने 100 मिलियन. तो 1000 मिलियन उसकी आपको बता रहा है कि नॉमिनल वैल्यू है, तो इसकी फेस वैल्यू है एक शेयर की 10. इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स हुए 100 मिलियन. इसको मार्केट वैल्यू ऑफ पेरेंट की जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो 16 है. इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब कोई अपना 1600. ठीक, तो 1600 मिलियन. ठीक हो गया जनाब. तो टोटल कितना हो गया 2500. तो 2500 परचेज कंसिडरेशन प्लस कर देते हैं हम इसमें फेयर वैल्यू ऑफ NCI
और एनसीआई को फेयर वैल्यू पर मेजर करना है। आखिरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पीएल मेजर दी एनसीआई एट इट्स फेयर वैल्यू। तो वो क्या है जनाब, शेयर की प्राइस है 12। तो एनसीआई के पास शेयर्स कितने हैं? हमारे पास 65% शेयर्स हैं सब्सिडरी के, तो नेचुरली 35% शेयर जो है वो एनसीआई के पास है। तो शेयर कैपिटल जो है सब्सिडरी का वो है जी 2600 मिलियन। शेयर की फेस वैल्यू है 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 260 इंटू 0.35 और इंटू इसकी मार्केट वैल्यू है 12 रुपीज़ 12। तो ये आ जाएगी हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, जो कि कैलकुलेट हो जाएगी जनाब कोई 1092 आ जाएगा जनाब, 1092। ठीक हो गया जनाब, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अब इसमें से आपने माइनस क्या कर देना, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। और वो क्या कह रहा है जनाब, शेयर कैपिटल है इसका कितना, दैट इज 2600। और इसके अलावा वो बताता है रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन कितनी है। तो हमें पता है पहले वाला कॉलम हम बना रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन उसने बताई 506.5। फिर वो कहता है जनाब सब कुछ ठीक था, सब फेयर वैल्यू नेट वैल्यू के बराबर थी, लेकिन एक ब्रांड था जिसकी फेयर वैल्यू जो थी वो 90 मिलियन थी, जो कि शामिल नहीं था। तो हमने यहाँ पे ब्रांड लिया 90 मिलियन का, और कहता है जनाब इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल है, तो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी इस साल की। ठीक हो गया जनाब। तो ये जनाब हमारे पास आगे नेट एसेट एट एक्विजिशन, इन तीनों को आप ऐड कर लें, 2600 जमा 506.5 और जमा 90, ये आ जाएगा 3196.5, 3196.5। ये आ गया जी हमारे पास टोटल नेट एसेट एट एक्विजिशन। अब जनाब दिस प्लस दिस माइनस दिस, दैट वी विल हैव गुडविल। तो गुडविल आ जाएगी जनाब हमारे पास टोटल 395.5, 395.5, 395.5। सो दैट इज द गुडविल 195.5। सही हो गया। अब इसमें से दो एडजस्टमेंट निकलती हैं, ठीक, जो कि ग्रुप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करेगी। एक इस ब्रांड की अमोर्टाइजेशन, एक इस गुडविल की इंपेयरमेंट। सो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल क्या एंट्री करनी है अपने, गुडविल क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसका 10% ले लें तो 39.55 होगी। बाकी नेट बुक वैल्यू ऑफ द गुडविल आ जाएगी, जो कि हम अगर हम बैलेंस शीट बना रहे होते तो हम जरूर लिखते, लेकिन इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल आ गई, एडमिन एक्सपेंस में ऐड करते प्लस 39.55। सही हो गया जी। गुडविल की इंपेयरमेंट जो है वो एडमिन एक्सपेंस में चली जाएगी 39.55। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ब्रांड है, इसकी अमोर्टाइजेशन आनी, द अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड किधर जानी है, वंस अगेन सेलिंग एंड एडमिन में ऐड कर दे, प्लस ब्रांड की अमोर्टाइजेशन कितने % आनी है। तो हम कहते हैं जनाब ये आएगी जनाब, कोई कैलकुलेट अगर हम कर लें 90 डिवाइडेड बाई 10, 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, 9 आ गया, इंटू 10/12, 10 महीनों की। तो 90 डिवाइडेड बाई 10 9, 9 इंटू 10/12। तो ये अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड जो है वो आपके पास आ जाएगी जनाब कोई 7.5। सो 7.5 इसकी जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर इसको ऐड करते हैं जनाब 7.5 अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड। ये क्या है जी, अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड। पेपर में आप इसको सेपरेट कैलकुलेशंस भी बता सकते हैं। और ये क्या है, दिस इज इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। एंट्री क्या हो रही है, तो हम कह रहे हैं जी एंट्री हो रही है सीधी सी कि जनाब हमारे पास वो क्या है जनाब कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक, गुडविल क्रेडिट एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड ब्रांड क्रेडिट। तो ये हमने एंट्री कर दी है, चूंकि हम इस साल की कंसोलिडेटेड P&L बना रहे हैं। तो ये पहली एडजस्टमेंट जो है उसमें से ये दो
एसोसिएटेड एडजस्टमेंट जो है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद जनाब कहते हैं जनाब द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ एफएल हैड अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर। तो ज़ाहिर ये जो हमने 10/12 किया ये इसी assumption पे है कि दिस इज बीइंग अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। कहते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी ना, बाकी तो एफएल का जो है वो सारा इवनली अक्रू किया। कहता है ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है इसके बारे में कहता है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, द इन्वेस्टमेंट इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड इन अगस्त 2016 एंड रिसीव्ड इन सितंबर 2016। तो हमारी एक्विजिशन जो है वो 1 सितंबर से है, तो ये इनकम जो है ये एक्विजिशन से पहले की है, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था एक्विजिशन से पहले, तो ये इवनली अक्रू नहीं करती। इसका मतलब है ये प्री एक्विजिशन है, तो ये उस पहले 2 महीनों में हो गई थी और इसका टैक्स से कोई ताल्लुक, इसका मतलब है ये यहाँ पे शामिल नहीं होगी। इसको हम यहाँ से कर देंगे माइनस, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 190 प्लस 50 नहीं होगा। गॉट इट, दैट्स इट। इसको यहाँ से आप मिटा देंगे, चूंकि ये एक्विजिशन से पहले के पीरियड की है तो वो विल जस्ट डिलीट इट कि ये इसको शामिल नहीं करना। ठीक हो गया जनाब। Number 3 adjustment. On 1st January 2017, PL sold a manufacturing plant having carrying value of rupees 42 million to FL. पेरेंट ने सब्सिडरी को एक प्लांट बेचा 42 मिलियन का 30 मिलियन पे, इसका मतलब 12 मिलियन का लॉस हो गया। और द प्लांट हैड ए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। और प्लांट की जो बाकी मानदा लाइफ थी वो कितनी थी? 6 साल। इसका मतलब है कि पेरेंट ने ग्रुप को सेल किया है और कैरिंग वैल्यू से भी सेल कम पे किया, इसका मतलब 12 मिलियन का लॉस। तो ग्रुप के लिए तो ये लॉस नहीं है। इसका मतलब है पेरेंट कंपनी ने ये जो गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉग्नाइज किया हुआ है ये एक्चुअली इसमें से ये जो लॉस होगा 12 का वो माइनस हुआ होगा। इसका मतलब ये गेन 35 का नहीं है, ये 35 जमा 12 है, 35 प्लस 12 है। ठीक, क्योंकि 42 के एसेट की कैरिंग वैल्यू थी और 30 मिलियन का सेल किया, तो पेरेंट ने अपना जब गेन कैलकुलेट किया होगा तो क्या किया होगा, उसने ये जो कैलकुलेशन की होगी उसने किया होगा जनाब बाकी एसेट्स पे गेन माइनस लॉस। लॉस कितना हुआ 12 का, तो बाकी बच गया 35। अब हमें कह रहे हैं कि ये इंट्रा ग्रुप है तो हमें तो ये वाली फिक्र चाहिए, तो हमने 35 जमा 12 कर दे कि भाई नहीं यार ये तो एडअप होना था, मतलब एडअप करना पड़ेगा, चूंकि ये ग्रुप लेवल पे हम कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ लॉस एट द ग्रुप लेवल। ठीक हो गया जनाब। अब जनाब क्या हुआ होगा कि सब्सिडरी ने तो इसको 30 पे लिया होगा, हालांकि ग्रुप के लिए ये 42 का है। तो ग्रुप के लिए जब ये 42 का है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब इसकी डेप्रिसिएशन बढ़नी चाहिए। इसकी डेप्रिसिएशन हम बढ़ाएंगे और कितने की डेप्रिसिएशन बढ़ेगी 12 पे, और इसकी लाइफ कितनी है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल 6। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाए एंड दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। कितने से बढ़ जाएगी जनाब, आप 12 से उसको रिवर्स करेंगे गेन को लॉस को, तो एसेट बढ़ जाएगा 12 से डिवाइडेड बाय 6। तो क्या करें जनाब, इसको यहां पर लिख लें 12 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया जनाब 2। और हमें कितने देर की चाहिए जनाब, 12 को डिवाइड करेंगे हम 6 के साथ, आ जाएगा हमारे पास 2। और ये ट्रांसफर हुई है कब, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 30 जून, इसका मतलब है 6/12, तो ये आ जाएगा 1। सही हो गया जनाब। इसका मतलब है कि जो डेप्रिसिएशन आएगी ट्रांसफर प्लांट पे, जो सब्सिडी ने कम चार्ज की होगी वो कितनी है, वो 1, और उसको हम एंट्री करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट नॉन करंट एसेट पीपीई क्रेडिट। पहली एंट्री हमने की जनाब यहाँ पर, लॉस को हमने रिवर्स किया तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमने दोबारा क्रेडिट किया है और पीपीई को डेबिट किया है 12 से, और उसके बाद हमने एक ही एडिशनल डेप्रिसिएशन ली, तो प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड डेबिट है और पीपीई क्रेडिट। तो ये थी जनाब एंट्री नंबर 3। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाएं। ऑन 1 February 17 एफएल डिलीवर्ड गुड्स हैविंग सेल प्राइस ऑफ 100 मिलियन टू पीएल। सब्सिडी ने पेरेंट को चीजें बेची 100 मिलियन की ऑन सेल और रिटर्न बेसिस।
कहते जी सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजी, यकम फरवरी 2017, इसका मतलब है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की बात है सारे का सारा। एंड 40% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न ऑन 1 मई, 40% चीजें वापस आ गई, इसका मतलब 60% उसने रख ली। एंड द रिमेनिंग वर एक्सेप्टेड, इसका मतलब है 100 का 60%, 60 मिलियन इंट्रा ग्रुप सेल होगी, है जी। तो इंट्रा ग्रुप सेल को हमने क्या करना होता है, यहां से भी माइनस कर दें, यहां से भी माइनस कर दें। 60 जो है वो ग्रुप सेल्स में से भी माइनस हो जाएगा और ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी हम उसको माइनस कर देंगे, है जी। फिर कहता है जनाब 20% ऑफ द गुड्स एक्सेप्टेड वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द पीएल। एफएल अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। ठीक हो गया जनाब। तो सेल प्राइस कितनी है जी, 60 मिलियन। यूआरपी कितना आ गया, तो हम कहते हैं जी यूआरपी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे हम, प्लस 60 डिवाइडेड बाय कितने परसेंट प्रॉफिट है जी जनाब, 133.33 इंटू 33, तो 60/133.33 इंटू 33। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो यूआरपी आ जाएगा इसको सॉल्व करने से वो आ जाएगा जनाब कोई 3, इट्स 3। तो यूआरपी आ गया हमारे पास 3, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट। अब कौन है सेलर, सब्सिडरी इज द सेलर। तो अभी जब हम एनसीआई का फिगर कैलकुलेट करेंगे उसमें हम चीजों को याद रखेंगे ये। इसके बाद जनाब बोथ कंपनीज पेड इंटरिम कैश डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% इन मई में 5% डिविडेंड दिया गया, ठीक, कैश डिविडेंड। तो सब्सिडरी की इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं आ रहा हमें कहीं नजर, क्योंकि वो आएगा भी नहीं। लेकिन ये जो पेरेंट की 190 की इनकम है, इसका मतलब है इसमें डिविडेंड आया है सब्सिडरी से। कितना डिविडेंड आया, तो हम कहते हैं जो भी आया होगा वो तो फिर इंट्रा ग्रुप हो गया, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया। कितने परसेंट डिविडेंड आया जी, 5%। बोथ कंपनीज पेड इंटरिम कैश डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% इन मई। तो 5% ले ले 2600। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल की वैल्यू है जी 2600, उसका जनाब 5% ले ले, ठीक, और उसका फिर हमारे पास कितना आ जाएगा जनाब, 65% हमारे पास है, ठीक। तो ले जनाब डिविडेंड कितना बन गया, 2600 शेयर कैपिटल, ठीक हो गया जनाब। 5% इसका ले ले आप, फिर इंटू 0.65, ये जनाब हमारे पास डिविडेंड आ गया। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो 2600 इंटू 2600 इंटू 0.05 इंटू 0.65, तो आया था जनाब 84.5, इज गोइंग टू बी 84.5। तो हमारे पास जनाब इंट्रा ग्रुप कैंसलेशन हो जाएगी, ठीक हो गया जनाब। 84.5 आया था 84.5, ये इसमें से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये इंट्रा ग्रुप बन गई इनकम। और इसके बाद एन इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एट द ईयर एंड एंड इंडिकेटेड द गुडविल ऑफ द एफएल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 10%। एनपीएल मेयर द एनसीआई। ले जनाब स्टोरी हो गई खत्म, दैट्स इट। सही हो गया जनाब। तो बस अब टोटल कर लेते हैं हम जनाब, कितना हो गया जी, ग्रुप सेल्स कितनी आ गई। इसको अगर आप सॉल्व कर लें 2060 इंटू 10/12 और माइनस 60%, ये आ जाएगा आपके पास 3270 मिलियन। इट इज 3270, ठीक हो गया। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग अगर आप कर लें 103,1300, 846 को 10/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 705। 60 मिलियन की इंट्रा ग्रुप सेल्स माइनस कर दी, ये एसेट की डेप्रिसिएशन ऐड कर दी 1, और 3 जो है वो हमने प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा 1949। दैट इज 3270 minus 1490, it is going to be GPO 1321, it is 1321। इसके बाद जनाब हमारे पास है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस।
तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस की जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा जनाब कोई 584.55। ठीक होगा जी, 584.55। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 190 माइनस 84.5 तो ये आ जाएगा जनाब 105.5। ठीक होगा, 105.5। और गेन ऑन डिस्पोजल 35 जमा 12 ये कितना बन जाएगा 47। ठीक होगा जी, एंड दैट्स इट। आपके पास टोटल आ जाएगा जनाब टैक्सेशन कितना बन जाएगा 80 प्लस 60 इंटू 10/12 ये बन जाएगा 130, 130। देखना इसको मैं मिटा दूं ये आपके पास आ जाएगा जनाब टोटल स्टोरी 130 ग्रुप टैक्सेशन। अब आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर और ये आ जाएगा जनाब 758.95। अब आपने क्या करना है इसको एट्रीब्यूटेबल टू ठीक हो गया जनाब पेरेंट एंड एनसीआर। तो हम कौन सी फिगर निकालते हैं एनसीआर, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआर। कैसे निकाल लिया जनाब हमने प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआर हम कहते हैं जनाब एनसीआर क्या करना जी हमने सब्सिडरी के पैट हमने लेना जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक हो गया जनाब, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लें जनाब हमारे पास कितना आता है जी तो हम कहते हैं जनाब कोई टोटल प्रॉफिट जो है सब्सिडरी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, तो 11 माह का आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है तो कर ले जनाब कैलकुलेशन तो हमारे पास आता है जनाब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट अगर आप करें तो सब्सिडरी का 1524 की सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल है 846 और एडमिन एक्सपेंस है 225। ठीक हो गया जनाब 1524 माइनस 846 माइनस 225 एंड माइनस 60 टैक्सेशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब वी विल हैव द प्रॉफिट, इसको 10/12 से कर लें। ठीक, 10/12 कर लें। ठीक, कैसे कैलकुलेट किया जी हमने प्रॉफिट, क्योंकि गिवन नहीं है तो आप ले सकते हैं सब्सिडरी की सेल्स हैं 1524 माइनस 846 माइनस 225। ठीक हो गया जनाब और 50 वैसे ही सारे का सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट इनकम प्री एक्विजिशन है, इसको शामिल ही ना करें। और इसके बाद आ गया जनाब माइनस 60। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया इंटू 10/12 कर दो, 10/12 कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब दिस इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये आ जाएगा जनाब कोई 10/12 करने के बाद 1524 माइनस 846 माइनस 225 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 तो ये आ जाएगा जनाब 327.5 327.5। अब इसमें जो आपने एक्सपेंस माइनस किए हैं सब्सिडरी के प्रॉफिट में जो ग्रुप एडजस्टमेंट आई है वो क्या क्या है, वो है जो यूआरपी सब्सिडरी वाज द सेलर, यूआरपी ऑन इन्वेंट्री कितना 3 माइनस कर दे। ठीक हो गया, फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड, अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड कितनी है जनाब, तो हम कहते हैं जनाब ये थी ब्रांड अमोर्टाइजेशन वाज 7.5 ये माइनस करते हैं। ठीक हो गया, फिर इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है कितने की जनाब 39.55 ये भी माइनस करते हैं। ठीक और जनाब थोड़ा सा एक रह गया जनाब इसके अलावा हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी
दैट इज 1 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नंबर 1। इन सब को माइनस करें, इसमें से 327.5 है जी, 327.5 -3 -7.5 -39.55 -1 इंटू 0.35, ये आ जाएगा 96.76। ठीक, जो भी फिगर आएगी इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 के साथ, तो सबका 35% आ जाएगा और ये आ जाएगा 96.76। सो 96.76 प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। तो इसके आगे आप लिख देंगे जनाब 96.76। ठीक हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना है ग्रुप का? 758.95। इसमें से आप माइनस कर दें 96.76, ये आ जाएगा जनाब 662.1925 ले जना, ये आ गया जी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट एंड प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द एनसीआर। ठीक हो गया जनाब, ये था जनाब रिक्वायरमेंट ए। इंशाल्लाह बी और सी रिक्वायरमेंट जो है वो मैं कल इसी क्वेश्चन की डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। ठीक, अभी जनाब हमारे पास जरा टाइम की जरा शॉर्टेज है, रिकॉर्डिंग है, तो अभी फॉर द टाइमिंग थैंक यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।